दोस्तों आज मैं आपके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीरीज की एक नई फिल्म नेक्स्ट ऑफ किन को लेकर आया हूं, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 है आउट ऑफ 10। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीरीज का एक फ्रेश रीबूट वर्जन है जिसमें हमें एस्मोडियस नाम के एक डीमन के बारे में जानने को भी मिलेगा और इसकी कहानी मार्गो नाम के एक कैरेक्टर पर फोकस करती है। ये सीरीज अपनी बाकी फिल्मों की तरह एक फाउंड फुटेज टाइप की मूवी है। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक टर्किश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो फिल्म की शुरुआत में हम मार्गो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त क्रिस के साथ किसी का इंतजार कर रही होती है, जहां वो क्रिस को कैमरा ऑन करने को बोलती है और उसी कैमरे के जरिए वो हम व्यूवर से बात करती है, जहां वो बताती है कि वो सैमुअल नाम के एक आदमी का इंतजार कर रही है जिसने उसे ढूंढा था ताकि वो उसे और उसकी असली माँ सैरा और उसके परिवार को वहां से वापस लेकर जा सके, क्योंकि मार्गो को उसकी माँ सैरा ने बचपन में ही एक हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था और आज तक वो अपने आप को अनाथ ही मानती थी। पर सैमुअल उसे उसके परिवार और कम्युनिटी के पास ला सके, जहां जाने के लिए मार्गो काफी एक्साइटेड है। और अगर हम सैमुअल की बात करें तो वो भी उसी कम्युनिटी का मेंबर है जहां से मार्गो बिलोंग करती है। जिसके बाद वहां सैमुअल आता है, जिसे मिलने के बाद मार्गो उन्हें बताती है कि उसकी इस जर्नी में उसके साथ उसके दोस्त क्रिस और डेल भी चलेंगे, जो कि हमारी कम्युनिटी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और सैमुअल उन्हें भी साथ ले चलने के लिए राजी हो जाता है। ये जगह न्यूयॉर्क से बहुत ही ज्यादा दूर थी, जहाँ पर पहुंचते ही ये लोग वहाँ पर कुछ पुरानी चीजों को देखते हैं, जिन्हें देखकर इन सबको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी पुराने समय में आ गए हों। और यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल नहीं करते थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, जिसका पता इन लोगों को तब चलता है जब रात में पहुंचने के बाद वेवर फैमिली उनका वेलकम नहीं करती और वो लोग सबको सुबह आने के लिए कहते हैं। पर सैमुअल उन्हें मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते, इसीलिए अब इन सबको एक होटल में रुकना पड़ता है, जहाँ पर जाते ही मार्गो को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। और जब वो बाथरूम में देखती है तो उसकी खिड़की पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उनके साथ वैन में बैठकर वहां पर चला आया था। और वो लोग उस बच्चे को उसी रात वेवर फैमिली को लौटाने चले जाते हैं, जिससे खुश होकर घर का ओनर जिसका नाम जेकब था उन्हें वहां रुकने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो लोग अगली सुबह इस कम्युनिटी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं, जहाँ सैमुअल उन्हें इन सब के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि इस कम्युनिटी के मेल्स ज्यादातर लोहार का काम करते हैं या फिर वो जानवरों की देखभाल करते हैं, जिनमें से एक जगह जाकर ये लोग उसे देखने लगते हैं जहाँ पर जानवरों का चारा रखा हुआ था और वहाँ एक चारा काटने की मशीन भी थी। तभी मार्गो उस जगह की फोटो लेने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि वो वहाँ पर उसी चारे वाली मशीन के ऊपर गिरने वाली थी, जहाँ से उसे ऐन वक्त पर क्रिस बचाता है, जिससे मार्गो बहुत ज्यादा डर जाती है और सैमुअल उन्हें वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आकर मार्गो वहाँ कुछ टीनेजर से अपनी माँ सैरा के बारे में जानने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सैरा ने उस कम्युनिटी के बाहर किसी से प्यार किया था, जिसकी निशानी मार्गो है। और इसी वजह से वहाँ पर कुछ लोग मार्गो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम मैरी होता है, वो उसे बिना कुछ बताए वहाँ से अपनी बाकी बहनों के साथ चली जाती है। जिसके बाद रात में वेवर फैमिली सबके साथ डिनर करती है और मार्गो के वापस आने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे मार्गो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद डेल अपने दोस्तों से कहता है कि उसे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बर्ताव बहुत ही अजीब है। इस पर मार्गो उससे कहती है कि रूरल एरिया के लोग ऐसे ही होते हैं और तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद डेल खिड़की से बाहर देखता है और उन लोगों से बताता है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है। सुबह के समय मार्गो अपने दोस्तों से ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आने के बारे में बात करती है, जिसके बारे में क्रिस और डेल दोनों कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें वहां ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई थी। अब डेल उस फैमिली के बच्चों के साथ कुछ देर के लिए उनके कम्युनिटी के जैसा बनकर खेलता है, जिस पर मार्गो कहती है कि अब तुम इसी कम्युनिटी का हिस्सा लग रहे हो। इसके बाद वो लोग बच्चों के कुछ शॉट्स लेते हैं और ये लोग बच्चों को कैमरे में स्लो मोशन वीडियो के बारे में बताते हैं। वहीं मार्गो को एक बच्ची मिलती है जिसने अपनी डॉल का नाम सैरा रखा हुआ था और वो मार्गो को बताती है कि सैरा कहीं गई नहीं है, वो अभी भी यहीं है, बस वो पहले जैसी नहीं रही और उसे मार्गो बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात को कहकर वो छोटी बच्ची वहां से चली जाती है। अब रात के वक्त मार्गो को फिर से ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है, जहाँ वो जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि सैरा ने अपनी फैमिली के लिए लिखा था कि उसने अपनी बच्ची को कहीं दूर ले जाकर
कर छोड़ दिया है, जिसके बारे में वो लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इसके बाद मार्गो को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब मार्गो उस रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसे देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने इसे अपने खून से बनाया हो। इसके बाद वहाँ पर जेकब आ जाता है जिसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और जेकब को देखकर मार्गो वहाँ बैठ के नीचे छुप जाती है और जेकब उस रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। अब मार्गो को बेड के ऊपर किसी के बैठे होने का एहसास होता है जिससे वो कैमरा निकाल कर देखने की कोशिश करती है पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। अब मार्गो वहाँ की खिड़की के जरिए उस कमरे से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि दरवाजा बाहर से जेकब ने लॉक कर दिया था, पर उस खिड़की के मिरर में मार्गो को अपने पीछे कोई औरत खड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर जब मार्गो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब अगली सुबह मार्गो अपने दोस्तों को रात का वीडियो दिखाकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, लेकिन क्रिस उसकी बातों का विश्वास नहीं करता, पर डेल उसकी बातों का विश्वास करता है क्योंकि वो शुरुआत से ही उन्हें वहाँ से चलने के लिए कह रहा था। अब मार्गो जेकब का इंटरव्यू लेने का प्लान करती है और उसे वही चिट्ठी दिखाती है जिसे देखकर जेकब समझ जाता है कि कल रात को ऊपर मार्गो ही थी। फिर वो उसे सैरा के बारे में वो सब बताती है जो कि उस लेटर में लिखा था, पर इसके बाद उन लोगों ने सैरा को एक पनिशमेंट दी थी जिसके तहत उन लोगों ने सैरा को अपनी कम्युनिटी में रखते हुए उसे एकदम अलग कर दिया जिससे कोई भी बात नहीं करता था। जिस बात को जानकर मार्गो को अपनी माँ के ऊपर थोड़ा तरस आता है और वो ये जानकर अपसेट भी हो जाती है। जिसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रोन कैमरे की मदद से उस जगह को देख रहा था जिसे कुछ दूर पर एक अजीब सा चर्च दिखाई देता है और फिर वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताता है। जिसके बाद वो सभी वहां जाते हैं और डेल उस चर्च के दरवाजे को खोलता है कि तभी वहां पर जेकब आ जाता है जो कि उन्हें वहां जाने से रोकता है और वो उन्हें कहता है कि उन्हें ना तो यहाँ पर आने की परमिशन है और ना ही इस जगह की रिकॉर्डिंग करने की। और वो लोग उस वक्त मौके की नजाकत को समझते हुए जेकब के साथ वहां से घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर लंच के बाद वो लोग परिवार वालों की बाकी एक्टिविटीज को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, जिनमें से एक बूढ़ी औरत अपने हाथ को ही काट रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और ही खोई हुई है। अब हमें रात का समय दिखाया जाता है जब क्रिस को बाहर किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो मार्गो और डेल को लेकर बाहर जाकर देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि जेकब और उसकी फैमिली मिलकर एक बकरी की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं और वो बकरी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता बल्कि उसके 2 सर होते हैं। ये देखकर वेलर फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं होती और बिना देर किए ये लोग उस बच्चे को मार देते हैं। इस पर जेकब की बहन लावीना कहती है कि ये सब फिर से शुरू हो चुका है। जिस बात का क्या मतलब है इस बारे में मार्गो, क्रिस और डेल को कोई भी अंदाजा नहीं होता। अब ये तीनों लोग इन लोगों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये लोग उस बकरी के बच्चे की बॉडी को उसी चर्च के अंदर लेकर जा रहे हैं। ये सब देखकर मार्गो और उसके दोस्त वापस आ जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह वो इन सब के बारे में सैमुअल से पूछती है, जिस पर सैमुअल उन्हें कहता है कि तुम सब अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने पर फोकस करो, बाकी इस फैमिली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, नहीं तो अगर इस बात की खबर वेलर फैमिली को चल गई तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर मार्गो और उसके दोस्त सही समय का इंतजार करते हैं जो कि उन्हें तब मिलता है जब उस परिवार के सभी बड़ी चीजों को बेचने के लिए मार्केट के लिए निकल जाते हैं। तब डेल सैमुअल को अपने साथ उलझा लेता है और क्रिस के साथ मार्गो उस चर्च के अंदर जाती है जो कि अंदर से बिल्कुल भी चर्च नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां पर उन्हें अजीब तरह के सिंबल और पिक्चर दिखाई देते हैं और उस चर्च के बीचों बीच एक रस्सी भी लटकी हुई होती है, जिसका पता क्रिस लगा लेता है कि ये रस्सी उसी गड्ढे में जाती है जहाँ पर उस गोट के बच्चे की बॉडी को फेंका गया था। ये देखकर क्रिस मार्गो से वहां से निकलने के लिए कहता है, पर मार्गो उसकी बात नहीं मानती और वो उस रस्सी के सहारे उस गड्ढे में उतरकर चेक करने की सोचती है कि आखिर उसमें है क्या। जहाँ कुछ देर उतरने के बाद मार्गो को बहुत सारे क्रॉस लटके हुए दिखाई देते हैं और जब वो गड्ढे के आखिर में एक गुफा में पहुंचती है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। इस पर मार्गो क्रिस को रस्सी ऊपर खींचने का सिग्नल देती है और क्रिस ऐसा ही करता है, जिसके बाद ये लोग अपने कमरे में आ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करने के बाद तय करते हैं कि वो वहां से निकल जाएंगे, लेकिन ठंड की वजह से उनकी कार स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए क्रिस और डेल तय करते हैं कि वो अगले दिन यहाँ से टाउन जाएंगे और बैटरी खरीद कर लेके आएंगे, जिसमें उनको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसी बीच हम मार्गो को देखते हैं जो कि जेकब के कमरे में जाकर देखती है तो उसे एक लैपटॉप के थ्रू पता चलता है कि उनके पास मार्गो की बचपन से लेकर अभी तक की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। मतलब कि ये फैमिली ने मार्गो पर शुरुआत से ही नजर रखी थी और वो कभी खोई ही नहीं थी, पर उन्होंने उसे सैमुअल के जरिए क्यों बुलवाया ये उसे समझ नहीं आता और ये बात वो क्रिस के साथ शेयर करती है, जो कि उससे कहता है कि हम कल यहाँ से निकलने ही वाले हैं और हमें यहाँ बस आज की रात ही बितानी है। अब रात को जब मार्गो सो रही होती है तब वो देखती है कि उनका कमरा खुला हुआ होता है और बाहर से किसी के चलने की आवाज
आवाज आ रही होती है, जिस पर मार्गो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं उठते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो बेहोश हो चुके हों। तभी अचानक से एक अनजान एंटिटी मार्गो पर हमला कर देती है, जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मार्गो को कुछ अजीब बर्ताव करता हुआ देखते हैं। तभी डेल उसे बताता है कि उसको पीरियड्स आए हुए हैं, मतलब कि मार्गो अब 16 साल की हो गई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेलर फैमिली किस चीज का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वो लोग एक लोकल डॉक्टर को बुलाकर मार्गो का चेकअप करवाते हैं। जिसके बाद जेकब क्रिस से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मार्गो कुछ देर तक आराम करके ठीक हो जाएगी। पर क्रिस को अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो डेल के साथ बैटरी को लेने के लिए निकलता है, जहां उन्हें एक पोस्टमैन लिफ्ट देता है। और बातों ही बातों में वो क्रिस और डेल को बताता है कि वेलर फैमिली इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। वो अलग बात है कि वो लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर इस जगह पर पिछले 50 साल से काम कर रहा है, इसीलिए उसको पता है कि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीब है। और वो उन दोनों को उस फैमिली से दूर रहने की सलाह देता है। जिसके बाद दोनों शहर के इंटरनेट कैफे में जाकर उस चर्च में लिखे एक नाम को सर्च करके देखते हैं, जो कि एस्मोडियस होता है। और इस नाम को सर्च करते ही उनके सामने सारी तस्वीर साफ हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि एस्मोडियस एक हेल में रहने वाला डीमन का नाम है, जिसे प्रिंस ऑफ डीमन भी कहकर बुलाया जाता है। और ये डीमन 9 तरह के इमोशंस जैसे गुस्सा, हवस, लालच जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। और ये हमेशा से अर्थ पर तबाही मचाना चाहता था, और शायद वेलर फैमिली उसी डीमन को वर्शिप करती है। आगे उन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि 200 साल पहले इसी विलेज में इस डीमन ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया था। जिसके बाद एक व्हाइट विच ने इस डीमन को एक औरत के शरीर में ट्रैप कर दिया, जो कि भगवान की चुनी हुई थी। और औरतों में ही किसी दूसरी एंटिटी या लाइफ को अपने शरीर में रखने की ताकत भगवान से मिली है। इसके बाद जनरेशन टू जनरेशन इस डीमन को अलग अलग औरतों के शरीर में ट्रैप किया जाने लगा, लेकिन इन औरतों के बीच में खून का रिश्ता होना जरूरी था। ये पढ़कर क्रिस और डेल समझ जाते हैं कि क्यों वेलर फैमिली मार्गो के 16 साल के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब वो लोग इस डीमन को मार्गो के शरीर में ट्रांसफर करने वाले थे। इसीलिए बिना वक्त गवाए दोनों वापस गांव में अपनी दोस्त को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां घर में उन्हें सिर्फ बच्चे और सैमुअल ही मिलते हैं। पर बच्चे उनसे बात नहीं करते, और सैमुअल उन्हें तब तक घर में रहने की नसीहत देता है जब तक उस चर्च की 2 बेल नहीं बज जाती, जिसका साफ मतलब था कि उस चर्च के अंदर किसी तरह का रिचुअल चल रहा है, जिसमें वो लोग मार्गो की बॉडी उस डीमन को ट्रांसफर करने वाले हैं। और सैमुअल भी इस रिचुअल में शामिल होने के लिए जा रहा है। अब क्रिस डेल को कार तुरंत ठीक करने के लिए बोलता है, और वो चर्च में मार्गो को लेने के लिए चला जाता है, जहां पहुंचते ही उसकी हाथापाई जेकब से होती है, जिस दौरान जेकब उसी गड्ढे में गिरकर मर जाता है। अब इसके बाद क्रिस नीचे पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लवीना मार्गो पर किसी तरह का रिचुअल कर रही होती है, जिसको क्रिस पीछे धक्का देता है। पर लवीना उससे कहती है कि उसने इस रिचुअल को डिस्टर्ब कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब वो डीमन मार्गो की बॉडी में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। दरअसल जिस बॉडी में वो अभी है वो बहुत ही वीक हो चुकी है, मतलब अगर उन्होंने समय पर उस डीमन को मार्गो के शरीर में ट्रैप नहीं किया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके इतना कहते ही एक डीमन तुरंत वहां पर आते ही सबसे पहले लवीना को मार डालती है, और फिर वो क्रिस की तरफ बढ़ती है। पर जंजीर में बंधे होने की वजह से क्रिस वहां से भागता है, और वहां लकीली डेल भी आ गया था, जो कि मार्गो को वहां से निकालता है। पर वो डीमन औरत अपने आप को छुड़ाकर उनके पीछे आती है, जहां पर डेल उनसे अलग होकर उस मॉन्स्टर औरत का शिकार हो जाता है। और वो लोग भागकर उसी चारा मशीन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्गो उस डीमन औरत को सैरा के नाम से बुलाती है। और कुछ देर के लिए वो डीमन औरत वहीं पर रुक जाती है, मतलब कि वो डीमन औरत कोई और नहीं बल्कि मार्गो की माँ थी, जो कि नहीं चाहती थी कि उसके बाद वो लोग उसकी बेटी का इस्तेमाल उस डीमन की बॉडी को ट्रैप करने के लिए करें। इसीलिए उसने अपनी बेटी को इन सब से दूर छोड़ा था। अब मार्गो खुद अपनी माँ को उस चारा मशीन में धक्का देकर बुरी तरह से मार डालती है, और फिर वो और क्रिस साथ में उस कार को स्टार्ट कर वहां से भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि गांव में चारों तरफ लोग खुद को जला रहे थे और एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। कुछ गांव वाले उन पर भी हमला करते हैं, पर वो बचकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में वहां पर पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें पास ही एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। जहां वो जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें जेकब मिलता है, जिसकी आवाज धीरे से नॉर्मल होती है, और वो उन दोनों पुलिस वालों को मारकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से शहर की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात करें तो साफ है कि क्रिस के उस रिचुअल को इंटरप्ट करने की वजह से सैरा के मरने के कारण वो डीमन आजाद हो गया, लेकिन उस डीमन ने आजाद होते ही जेकब की बॉडी को पोजेस कर लिया, और अब वो मार्गो को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा है। ये डीमन अब मार्गो को क्यों मारना चाहता है, इसका जवाब हमें फिल्म में उस चर्च के बीचों बीच की एक पेंटिंग से मिल जाता है, जिसके मुताबिक इस प्रिंस ऑफ डीमन को पूरी तरह से आजाद होने के लिए मार्गो की बलि देकर एक लास्ट रिचुअल करना होगा, ताकि वो पूरी
तरह से आजाद होकर इस दुनिया में तबाही मचाए, जिसकी झलक हमने फिल्म के लास्ट में देखी जब गांव वाले एक दूसरे को जला और मार रहे थे। और ऐसा ही 200 साल पहले भी इस गांव में हुआ होगा जब एक विच ने इस डीमन को कैद किया था। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन पैरानॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ऑफ किन का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।